मैंने आज पॉइंट्स लिख कर रखे हैं कि मुझे क्या क्या बोलना है। वाह, हरीश तोलानी भी ये काम करने लगा कि बोलने से पहले लिखने लगा कि क्या बोलना चाहिए मुझे। क्या दिन आ गए हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों के इतने मैसेजेस थे, बट आई होप मैंने सबको अपने दिल से रिप्लाई किया, वट एवर आई फील। और टीचर्स डे तो चलो एक बहाना है कि आप लोग मुझे विश कर देते हो और मैं आपको थैंक यू और ब्लेसिंग्स दे देता हूँ, बट माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू। और मैं ये चाहूँगा एज यूजुअल जो मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे बच्चे हैं। मैं हमेशा एक वर्ड बोलता ही हूँ कि जितनी प्यारी मुझे मेरी काव्या है उतने ही प्यारे मुझे मेरे बच्चे हैं। एक एक बच्चा मुझे उतना ही प्यार है, उससे उतना ही केयर है मुझे। वही सोच रखता हूँ, वही ब्लेसिंग्स होती है। जब मैं प्रेयर करता हूँ तो मैं अपने सारे बच्चों के बारे में सोचता हूँ जब भी प्रेयर करता हूँ। और प्रेयर का मतलब वो जो हाथ जोड़कर सामने खड़े होते हैं, प्रेयर तो वैसे मैं ऑल टाइम करता रहता हूँ, बट स्पेशल प्रेयर जब करता हूँ तो मैं अपने हर सारे बच्चों को कलेक्टिवली याद रखता हूँ। और मैं चाहता हूँ दिल से कि आप में से हर एक बच्चा उस पोजीशन पर पहुंचे जहाँ जिसको आप डिजर्व करते हैं। हाउएवर मैं ये वाला आशीर्वाद नहीं देता हूँ कि आप जो डिजायर करते हैं वो आपको मिले, लेकिन जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिले। सो अपने आप को इस तरीके से बना लीजिए कि जो आप डिजर्व करते हैं वही आपकी डिजायर बन जाए, और जो आपकी डिजायर है आप उसे डिजर्व करने के लायक बन जाए। सो बड़ा उलझा हुआ सा थॉट है, बट जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कभी कभी क्या है ना, मैं इमोशंस में कुछ ऐसी चीज़ बोल जाता हूँ, फिर बाद में मैं सोचता हूँ यार क्या डायलॉग मारा था मैंने। सो चलो ठीक है, अपनी तारीफ करना मुझे आदत है, तुम लोग तो करते नहीं हो, ठीक है, ओके। सो क्यों मैंने आप लोगों को यहाँ पर सबको साथ में बुलाया, बिकॉज चलो मैं वापस आ गया। चलिए फटाफट से वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपके चेहरे देखना चाहता हूँ कि कौन मुझे गालियां दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। करूँगा मैं कुछ नहीं, पर फिर भी ऐसा फीडबैक टाइप का मिलना चाहिए ना। ओके गाइस, सो मैं क्यों आप लोगों को बुलाया, बिकॉज आई थिंक मैं उन लकी टीचर्स में से एक हूँ जिसके साथ बच्चे जो हैं अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपनी डिज़ायर्स शेयर करते हैं, और शायद मुझे इस लायक भी समझते हैं कि मैं उनको कोई अच्छा सजेशन दे सकता हूँ। तो जब मैं मेरे बच्चों के साथ बात करता हूँ, एक कॉमन चीज़ जो मैं हमेशा नोटिस करता हूँ हर बच्चे से, सब लोग जो लोग बात करते हैं वो सब लोग कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, तभी वो बात करते हैं। अगर मेरे अंदर कोई विश नहीं है, मेरे अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, तो फिर मुझे किसी से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं। सो इफ़ समवन इज़ टॉकिंग टू मी, इट मीन्स दे वांट समथिंग एंड दे आर लुकिंग फॉर समथिंग, कि कुछ उनको कहीं से मिल जाए जहाँ से उनको पुश मिल जाए। और जितने भी बच्चे मेरे से बातें करते हैं, मुझे एक चीज़ जो कॉमन लगती है वो ये, सर मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विल पावर बड़ा कमज़ोर है, या मैं अपने विल पावर को इंक्रीज नहीं कर पाता हूँ। तो गाइस, इसी विल पावर के टॉपिक को लेकर मैं 15-20 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में समझा है, एक्सपीरियंस किया है। बड़ा लेट किया अपनी लाइफ में, तो उसका रिग्रेट भी होता है, लेकिन इस चीज़ का शुक्रिया अदा भी है कि मुझे रियलाइज हो गया कि एक्चुअल चीज़ क्या है। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ गाइज, ये जब तक आप विल पावर के पीछे भागते रहोगे ना कि यार मुझे अपना विल पावर बढ़ाना है, विल पावर बढ़ाना है, तो ये विल पावर जो है ना, ये बड़ा नेगेटिव टाइप ऑफ वर्ड है। काफ़ी लोग इस पे बहुत सारे भाषण देते हैं, बट जो मेरा साइकोलॉजी कहता है ना, वो बोलता है कि विल पावर जो है ना वो नेगेटिव टाइप का वर्ड है। तो मैं आज आपको एक अलग मैसेज देने वाला हूँ। मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ कि विल पावर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप विल पावर को बढ़ाने का काम करोगे ना, तो आपका जो दिमाग है, आपका जो दिल है, आपकी जो सारी चीज़ें जो अंदर जो आपको पुश करती हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में चली आती। क्यों, ये आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। तो सर अगर विल पावर नहीं बढ़ाऊं तो फिर क्या करूं?
सो एक नया कॉन्सेप्ट है, नया नहीं है, बस मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स में डाल दिया। तो आपको विल पावर इंक्रीज नहीं करना है, आपको अपना इमोशनल एक्सपीरियंस इंक्रीज करना है। वाओ, इमोशनल एक्सपीरियंस, इमोशनल क्वोशेंट भी बोल सकता था मैं, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। इमोशनल एक्सपीरियंस इंक्रीज करना है। सर इसका मतलब क्या होता है? गाइस देखिए, आप जब सोचते हो ना कि मुझे ये चीज करनी है, 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 पर जो आप मन में सोचते हो ना कहीं आपके दिल में बोलते हैं यार आप कर करके थक जाते हो, अरे यार छोड़ना, अब कितना छोड़ना, थोड़ा टाइम नहीं कर लेता हूँ, छोड़ना नहीं करता हूँ। दैट इज विल पावर। जो विल पावर वर्क करता है ना, वो ऐसे ही आप अपने आप को बोलते हो। जैसे कोई आदमी बोलता है अभी पबजी बैन हुआ, तो मैं पबजी को लेकर एग्जाम्पल याद है कि जो पबजी खेलने वाले बच्चे हैं वो मन में सोचते हैं अब से पबजी नहीं खेलूंगा, अब से पबजी नहीं खेलूंगा, मैं विल पावर जगाऊंगा, पबजी नहीं खेलूंगा। तो ये जो आप अपने विल पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये एक नेगेटिव चीज आप अपने दिमाग में डाल रहे हो, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। और इमोशनल एक्सपीरियंस क्या होता है? इमोशनल एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? जब आप अपने गोल को, अपने डिजायर को, व्हाटएवर जो आप वर्ड बोलो, उसको अगर आप किसी एक इमोशन के साथ जोड़ दोगे ना, तो ना फिर ये विल पावर अपने आप आ जाएगी। ये विल पावर जो है ना, विल पावर जो है वो गोल नहीं है, विल पावर बाय प्रोडक्ट है। आप जितने भी बड़े आदमी देख लीजिए, आपने जितनी भी मूवीज देखी होंगी, उसमें हर कोई, चाहे वो मूवी किसी बिजनेस टाइकून की हो, वो बायोग्राफी चाहे किसी बिजनेसमैन की हो, चाहे किसी स्पोर्ट पर्सन की हो, हर किसी के साथ कोई ना कोई इमोशन जुड़ा हुआ है। मिल्खा सिंह, पता नहीं आपने उसकी मूवी देखी नहीं देखी, भाग मिल्खा भाग। आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बायोग्राफीज एवर मेड इन स्पोर्ट्स। मतलब स्पोर्ट्स के अंदर में बॉलीवुड में जो बना है, बॉलीवुड में, ऐसे तो ऑल ओवर बहुत सारी मूवीज हैं जो बहुत अच्छी बनी है हॉलीवुड और वगैरह इधर में, बट बॉलीवुड में स्पोर्ट्स को लेकर जो वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज बनी है, आई थिंक इट इज मिल्खा सिंह। अगर आप उसको भी नोटिस करो, तो जो मिल्खा सिंह बना इसलिए नहीं बना कि उसका गोल ये था कि मैं ये बनना चाहता हूं। उसका एक इमोशन था, क्या मुझे इंडिया का कोट पहनना है। अगर आपने मूवी देखी हो, ये इंडिया का कोट मुझे चाहिए, तो उसने बोला इंडिया का कोट ऐसे नहीं मिलता है, अपने आप को जलाना पड़ता है, तब जाके इमोशनल को वो इंडिया का कोट मिलता है। तो उसने क्या करा, उसने अपने गोल को अपने इमोशन के साथ जोड़ दिया, और वो दिमाग में अंदर कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज, क्या सबकॉन्शियस माइंड में उसको दिखता था, उसको ये नहीं दिखता था कि मैंने रेस जीत ली, उसको कभी ये नहीं दिखता, उसको ये दिखता था मैं कोट पहन के खड़ा हूं, इंडिया का कोट पहन के खड़ा हूं। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में गोल नहीं था, वो इमोशन था। वो इमोशन था जो उसके अंदर एक पुश कर देता था, उसके अंदर एक डिजायर जगाता था, एक आग लगाता था कि इंडिया का कोट चाहिए, इंडिया का कोट चाहिए। जितने भी ग्रेट लोग हैं, वो हर कोई अपने गोल को उसने किसी ना किसी इमोशन के साथ जोड़ा है। आपने अगर धीरू भाई अंबानी का बायोग्राफी अगर पढ़ा हो, तो उसका मेन एम जो था ये नहीं था कि मुझे बिजनेस टाइकून बनना है टॉप का, उसके पास भी एक इमोशन था, मुझे जिसको नीचा दिखाया गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, मुझ पे रोक लगाई गई है, मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि मैं क्या, मेरे गांव का हर एक छोटा बच्चा ये सपना देखने लगेगा कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। दैट वाज द बर्निंग डिजायर। उसने अपने गोल को एक इमोशन के साथ जोड़ दिया। तो मैं क्यों विल पावर की बात नहीं करता हूँ ना, विल पावर जो है मैं आपको, क्योंकि मैं बोल दूंगा, पता नहीं आपको दिमाग में रहे नहीं रहे, क्या है हमारा दिमाग जो है ना वो पिक्चर्स के साथ ज्यादा काम करता है। तो देखिए यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, विल पावर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिनायल। विल पावर जो है ना वो डिनायल के प्रिंसिपल पे काम, मुझे नहीं करना है, ये मैं नहीं करूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं पबजी नहीं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा। तो जब आप ये सोचोगे तो मन में दूसरा आएगा, यार कब तक पढ़ेगा,
कब तक पढ़ेगा? लेकिन यही इसी के साथ अगर एक चीज और जुड़ जाए, क्यों पढ़ूंगा, अगर ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्चर बन गई कि क्यों, तब आपको करूंगा करना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वो जो क्यों है ना, वो इमोशनल एक्सपीरियंस है। जब आप अपने इसी गोल को अपने किसी इमोशन के साथ जोड़ दो ना, क्यों करना है नहीं, क्यों करना है, क्या रीजन है, तो मैं क्या बोलूं, विल पावर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिनायल, वेयर एज जो आपका इमोशनल एक्सपीरियंस है ना, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। क्योंकि जब आप किसी चीज को इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ देते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो खोपड़ा है ना, ये खोपड़े के इधर पीछे एक हिस्सा है, उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। उसमें है ना एक वो फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, एक डिजाइन तैयार हो जाता है, जो दिखता है हमारे आंखों में, सोते वक्त भी दिखता है। तो बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोग बोल गए हैं कि गोल वो नहीं है जिसके तुम सपने देखते हो, गोल वो है जो सपने में भी तुमको दिखता है, आंख खोलकर भी दिखता है, आंख बंद कर भी दिखता है। वो होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो आपका फ्रेम तैयार हो गया है, डिजाइन। सो इमोशनल एक्सपीरियंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। विल पावर जो होता है ना, विल पावर का मतलब क्या होता है, फाइटिंग अगेंस्ट अ डिजायर। मेरी डिजायर है पबजी खेलना, लेकिन मुझे पता है नहीं खेलना है, तो मैं बोलता हूं विल पावर जगाऊंगा, नहीं करूंगा, नहीं खेलूंगा, मैं ये करूंगा, मेरा मन, मेरी डिजायर है, मेरा मन करता है मैं नहीं पढ़ूं, मैं पढ़ूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं, आप अपनी डिजायर के अगेंस्ट में जा रहे हो। और जब हम किसी के अगेंस्ट में जाते हैं ना, तो हमें दिक्कत होती है। लेकिन इमोशनल एक्सपीरियंस क्या होता है, इट इज फाइटिंग फॉर अ डिजायर। एक डिजायर क्रिएट कर लो अपने दिमाग में, ये डिजायर मेरा क्यों है, अब इस डिजायर के लिए लड़ना है, इस डिजायर के अगेंस्ट में नहीं लड़ना है मुझे, ये डिजायर बना लो। अभी क्या है, विल पावर जो है अगेंस्ट, ये नहीं करूंगा, या ये करना है, मन नहीं है करने का लेकिन करना है, तो अगेंस्ट में जा रहा हूं। लेकिन यही जो करना है, क्यों करना है, अब आपका डिजायर बन गया, अब आप उस डिजायर के लिए लड़ो। वो तभी होगा जब आपके दिमाग में वर्ड आएगा क्यों, और वो क्यों तभी फ्रेम होगा आपके दिमाग में गाइस, जब आप उसके साथ एक इमोशन जोड़ दोगे। आप बॉलीवुड में देखो, लक्ष्य मूवी अगर आपने देखी हो, तो वो, अगर आपने लक्ष्य मूवी देखी है, तो ऋतिक रोशन पहले ऐसे आड़ा तिरछा बंदा था, मतलब कूल टाइप का, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर उसके जिंदगी में आती है करली बालों वाली प्रीति जिंटा, प्यारी प्यारी डिंपल वाली, ठीक है। तो कहीं ना वो उसके इमोशन को ठेस पहुंचा देती है, उसको ये फील करवा देती है, भैया मैं क्यों तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें है क्या भाई, हो क्या तुम, जब खुद की नहीं सुन सकते, तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, जब तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम क्या हो, मेरे बारे में क्या सोचोगे। तो जिसको यही नहीं पता वो क्या है, वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है, जब उसको खुद को नहीं पता, तो भैया मैं ऐसे बंदे के साथ नहीं रहने वाला। और बाप रे भैया, अब इमोशन जागृत हो गया अंदर से, ओ ये लड़की ने मुझे मना कर दिया, क्यों मना कर दिया। तो उसको ये नहीं था कि इस लड़की ने मना कर दिया, वो सोचने लगा क्यों मना कर दिया, अच्छा मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, अब उस लक्ष्य के लिए लड़ूंगा। दैट वाज लक्ष्य मूवी। चलो ये तो थी इमोशनल पिक्चर है। आप कोई भी नॉर्मल मूवी देख लो ऐसी प्यार मोहब्बत वाली, तो वहां पर भी ना वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ जाता है पूरी दुनिया से। क्यों लड़ जाता है, वो इमोशनली जुड़ा हुआ होता है, इमोशनली जुड़ा हुआ है। तो अपने गोल को इमोशनली जोड़ना है। तो विल पावर के बारे में अगर सोचोगे नहीं, करना है गाइस, करोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा थक जाओगे। तो विल पावर जो है ना, विल पावर अच्छा है, लेकिन विल पावर की एक लिमिटेशन होती है। लेकिन इमोशंस की कभी कोई लिमिट्स नहीं होती, इमोशंस आपसे वो काम करवा जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते कि आप ये कर सकते हो। गाइस आप मुझे नहीं जानते, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक कैसा था। अभी मैं इतना बकवास करता हूँ ना, मेरे मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता था। 5 लोगों के सामने अगर मुझे खड़ा कर दिया जाए ना, मेरी टांगे हिलने लगती थी और
अंदर कुछ पानी का फ्लो होने लगता था, जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं, नर्वसनेस। आज आप मुझे 1000 लोगों के सामने भी खड़ा कर दो ना, नर्वसनेस होगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं वहां ऐसा बोलकर आऊंगा कि वो साले सुनेंगे भी और पीठ बाद में पूछेंगे भी। ये अंदर एक कॉन्फिडेंस जाग गया। तो जो बंदा 2-3 लोगों के सामने नहीं खड़ा हो सकता था, आज वो खुद में इतनी हिम्मत रखता है कि 1000 लोगों के सामने खड़े कर दो। तो फिर आप सोचिए ये क्यों है, ये इमोशन है। अब मेरी इमोशनल स्टोरी मैं नहीं सुनाना शुरू करूंगा, दैट्स कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई स्टोरी, आई वाज जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल। सो दैट्स व्हाई मैं क्या बोलता हूँ, विल पावर जो है, अगर आप करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, ये करोगे ना, इसकी एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन तक आप करोगे। जैसे एक बढ़िया एग्जांपल, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था जिसपे दिखाते हैं, वो थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप का था। एक पहाड़ी है और एक बंदा मेहनती है, उतना बड़े पत्थर को वो रोल करते जा रहा है ऊपर पहाड़ी पे। तो वो रोल करता जाता है, एक टाइम विल पावर, करूंगा मैं, मुझे ऊपर पहुंचाना है, मुझे ऊपर पहुंचाना है, मुझे ऊपर पहुंचाना है। बीच में आकर यार मैं कर क्यों रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, काहे को कर रहा हूं, मेरा एम क्या था, मतलब क्यों करा मैंने, अब नहीं हो रहा यार, थक गया मैं, अब नहीं हो रहा, अब मेरी हिम्मत नहीं, जवाब दे गई, विल पावर डाउन हो गई। लेकिन अगर यही उसके दिमाग में कहीं एक ये ब्लूप्रिंट ये छप गया होता, मैं पहुंच गया हूं ऊपर तक, दुनिया मेरे बारे में वाहवाही कर रही है, मैं हाथ फैलाए हुए ऐसे खड़ा हूं, लोग मेरी बातें कर रहे हैं, मैंने ये अचीवमेंट कर लिया, तब उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे करना है, तब वो धकेल रहा होता है ना, उसके दिमाग में वो पिक्चर होती है, अरे मैं पहुंच गया, अरे मैं पहुंच गया, अरे मैं पहुंच गया। सो ये क्या हुआ, सेकंड वाले केस में विल पावर को जोड़ दिया आपने एक इमोशन के साथ। अर्जुन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द वर्ल्ड, जो हम स्टोरी सुनते हैं महाभारत में, अर्जुन ही वाज द ग्रेटेस्ट वॉरियर, लेकिन जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, वो भी भाई साहब बैठ गए थे। क्यों बैठ गए थे, क्योंकि उनको उनका विल पावर जवाब दे गया था, क्यों लड़ूं मैं, क्या फायदा होगा इससे, कोई फायदा नहीं होने वाला, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मैं अपने ही लोगों को मार दूंगा। तब कृष्ण भगवान उसमें ना इमोशंस डालते हैं, किसके इमोशन कि तुझे क्यों करना है बच्चे, ये जंग तेरी नहीं है, तो तेरे ऊपर इस दुनिया की नजर है, मतलब जो भी है उसके अंदर एक इमोशन जगाया, इम्प्लांट करा उसके सबकॉन्शियस माइंड में, तब जाके वो उस फाइट को कंप्लीट कर पाया। नहीं तो अगर अर्जुन बैठ गया होता, ये लड़ाई या तो कृष्ण भगवान ने पूरी दुनिया को ही नष्ट कर दिया होता, या तो फिर लड़ाई का रिजल्ट अलग होता और दुनिया पूरी अलग होती। सो आपको क्या करना है, आपको इमोशन जोड़ना है। इमोशन का मतलब ये नहीं रोना धोना, इमोशन का मतलब होता है क्यों, उससे क्या फायदा होगा मुझे, उससे क्या फायदा होगा सोसाइटी को, मैं कैसा फील करूंगा, मेरी क्या इमेज होगी, क्या सच में मैं ऐसा रहना चाहता हूँ, क्या सच में मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, क्या सच में मैं ऐसा हूँ, या मैं चाहता हूँ सच में, क्या फायदा होगा इससे। सो जब क्यों की बात करते हैं ना, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन जब तक गाइस आपको दिमाग में ये नहीं है ना क्यों पढ़ो, नहीं कर पाओगे कभी भी। एक लिमिट तक आके करोगे फिर छोड़ दोगे। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। कौन सा एग्जांपल, मैं टीचर हूँ एंड मैं दिल से अपने आप को टीचर बोलता हूँ। जब तबीयत खराब होती है ना, तब भी आपने कभी मेरी क्लास में एनर्जी डाउन नहीं देखी होगी। ये बात और है, मैं क्लास के बाद जाकर जो है ना बिल्कुल लंब लेट हो जाता हूँ, खत्म हो जाता हूँ, लेकिन जब मैं क्लास में तो क्योंकि मुझे पता है मुझे क्यों पढ़ना है। माय गाइस, मेरे बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं, आई एम अ रोल मॉडल फॉर देम। आप मुझे समझते हो नहीं समझते आई डोंट नो, बट आई थिंक माई सेल्फ बिकॉज आई एम डिलीवरिंग यू समथिंग। मैं एक टीचर हूँ। टीचर का मतलब ये नहीं होता आया सिलेबस पढ़ाया गया घर। टीचर इज समवन हु इज अ इन्फ्लुएंसर, जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो, जिसको आप लुक फॉरवर्ड करते हो। तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब मैं क्लास लेता हूँ ना, मुझे मेरे दिमाग में ये 100% क्लियर है कि मुझे क्यों पढ़ाना है। मुझे सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाना है कि मेरे को ये टॉपिक आज क्लियर करना है, नहीं, इस टॉपिक का क्या
पूरा घुसना चाहिए दिमाग में। उससे क्या फायदा होगा मेरे बच्चे को? अगर आपने देखा हो तो मैं उसके आसपास के 10 एग्जाम्पल देता हूँ कोई भी कॉन्सेप्ट के, और कोई भी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। सो दैट इज द थिंग कि मैं आपको क्या बोलना जा रहा हूँ। ऐसे तो पॉइंट बहुत सारे हैं, तो मैं आपको एंड में क्या बोलना चाहता हूँ ना, आपको ये चीज को खत्म करते हुए कि विल पावर के बारे में मत सोचिए, इमोशनल एक्सपीरियंस, अपने दिमाग को इमोशनल एक्सपीरियंस दीजिए, फील करवाइए। आप जो चाहते हो ना वो उसको आप फील कर सको, जिसको आप चाहते हो ना उसको आप फील कर सको, क्योंकि जब तक फील नहीं करोगे ना तब तक वो होगा नहीं। आपको पता है जो एक्सट्रीम इमोशन होता है ना, एक लाइन याद आ रही है, मैंने कहीं सुनी थी, एक्सट्रीम इमोशन हैज अ डीप रूटेड is a deep rooted in क्या बोलते हैं इमोशन। मतलब जब कभी आपको एक्सट्रीम इमोशन होता है ना, उसका डीप रूटेड इफेक्ट होता है। जैसे हमारे मुंबई में, जैसे आप ड्यूरिंग द ईयर क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बहुत सारे दिन होते होंगे, छोटी छोटी पार्टीज भी करते होंगे, हंसी खुशी का माहौल, पर आपसे कोई पूछ लेना कि उस दिन क्या हुआ था तो आपको एग्जैक्टली याद नहीं होगा पुरानी चीज। लेकिन कोई एक ऐसा इंसिडेंस था जब आप बहुत खुश थे उस दिन, कोई ऐसी चीज हो रही थी जिससे आप कनेक्टेड थे, उस टाइम आप उस दिन का शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा एक एक चीज बता दोगे, चाहे वो 5 साल पुराना ही क्यों ना हो। आज मुझसे पूछ ले, मेरा फेयरवेल जो था वो मेरी लाइफ का एक, कॉलेज का फेयरवेल वो मेरी लाइफ का एक माइलस्टोन था। क्यों था? क्योंकि उस दिन मैंने बहुत इमोशन एक्सपीरियंस किया था, नेगेटिव एक्सपीरियंस। मुझे वो दिन याद है कि सुबह मैं कैसे उठा था, क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, कैसे मैं गया था, क्या हुआ, एंड कैसे हुआ दिन, और क्या मेरा दिमाग चला। जब मैं सीए बना था, जब मेरा रिजल्ट आया था, मुझे एक एक पल याद है, वो मेरे दिमाग में इम्प्लांट है। मैं देख सकता हूँ, विजुअलाइज कर सकता हूँ कैसी पिक्चर चल रही थी, क्या हुआ था पूरा दिन, डे बाय डे, मिनट बाय मिनट। तो जो हमारा एक्सट्रीम इमोशन होता है ना, उसका डीप रूटेड इफेक्ट होता है। तो जब आप अपने गोल को एक्सट्रीम इमोशन के साथ जोड़ दोगे ना दिमाग में, इधर ये सबकॉन्शियस माइंड में, तो ना वो एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा, एक पिक्चर बन जाएगा जो आपको दिखती रहेगी। रास्ते, दिमाग के न्यूरोपाथ्स जो है ना, दिमाग की जो नसें हैं, जो न्यूरोपाथ्स है, वो खुल जाएंगे, वो इनका एक आपको रास्ता, मैप मिल जाएगा। और जब हमें मैप मिल जाता है ना, हम उस पर चल पड़ते हैं, चाहते ना चाहते हुए भी। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाता है, कोई कॉलेज जाता है, तो जिस रास्ते से जाते हैं ना, हम हमेशा उसी रास्ते से जाते हैं। हम दूसरा रास्ता भी कभी कभी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम फिर भी प्रेफर करते हैं हम उसी रास्ते से जाएं। तो जब आपके गोल का रास्ता अगर आपको क्लियर होगा, दिमाग में फ्रेम ऑफ माइंड क्लियर होगा ना, तो कोई आपको इधर उधर भटकाना भी चाहेगा ना, आपको पता होगा नहीं, मेरा दिमाग में ये रास्ता है, ये क्लियर है, मुझे रास्ता, इधर वाला रास्ता मुझे अभी क्लियर नहीं, चलो इसी रास्ते पे चलो। सो अपने दिमाग में क्या जगाना है आपको? CIA, क्रिएटिव एडिक्टिव विजन। एक ऐसा विजन जिसका नशा हो जाए आपको, जो दिखे। हेलुसिनेशन होता है ना, जब ड्रग्स लेता है आदमी तो उसको कुछ कुछ चीजें दिखने लगती हैं। एडिक्टिव, ऐसा विजन क्रिएट करना है जो दिमाग में इम्प्लांट हो जाए, और वो इम्प्लांट तभी होगा जब आप उसे किसी न किसी इमोशन के साथ जोड़ दोगे। सिर्फ चलते जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो कब तक चलेगा? देयर विल बी टाइम जहां आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, खत्म, सैचुरेशन पॉइंट। लेकिन इमोशन ना कभी आपको सैचुरेट नहीं होने देता सर। तो फिर मुझे तो कभी कोई ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है। गाइस, आप अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस को अपने दिमाग में इम्प्लांट कर सकते हो। आप एक इमोशनल एक्सपीरियंस बना सकते हो अपने दिमाग में। आप अपने डिजायर को, विजन को बना सकते हो अपने दिमाग को। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 चीजें करनी है। 3 चीजें। लोग बड़े बड़े प्लान बताते हैं, मैं आपको 3 चीजें शॉर्ट में बताऊंगा क्या करना है। अपने आप से बात करिए। अभी से उठा के डायरी उठा के हमको नहीं करना है, क्योंकि अभी हम जो सोच रहे हैं, अभी हम डीप इमोशन में, जो लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना, वो डीप इमोशन में चले गए हैं अभी।
ठीक है, तो अब आपके दिमाग में कुछ चीजें आएंगी। आप क्या करिए, कब शांति में जाकर, जब भी आपको टाइम मिले, आज, कल, परसों, नरसों, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद, 10 महीने बाद, जब भी आपको टाइम मिले, अपने आप के साथ बैठिए, बात करिए अपने आप से, अकेले में बात करिए। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। बात करिए, बात करके सोचिए कि आप क्या चाहते हो, कि आप कैसे दिखो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्या होना चाहिए, लोग आपके बारे में क्या बोले। क्या आपका एम ये नहीं होता कि मुझे सीए बनना है, दिस इज नॉट गोल, ये तो एक माइलस्टोन है। एम ये नहीं है कि मेरे को सैलरी कमानी है, मुझे एक ऐसा जॉब चाहिए कि शुरुआत में मुझे 10 लाख का जॉब मिल जाए, उसके बाद क्या हो गया 10 लाख, उसके बाद क्या, जिंदगी का कोई गोल नहीं है। नहीं, मैं कैसा हूँ, मेरा कैसा पर्सनालिटी होना चाहिए, लोग मेरे बारे में कैसी बातें करते हों, मेरा क्या ऑरा होना चाहिए, उसको लिखिए गाइस। आपको लिखते वक्त ना खुद के ऊपर लगेगा, अरे यार मैं लिख तो रहा हूँ पर मैं ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। हम करते हैं, हम अपने लिए टाइम टेबल्स बनाते हैं, पर आपको खुद को पता होता है मैं ये फॉलो नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, लिखिए उसको। वो आप क्योंकि अभी आपको लगता है आप में वो क्षमता नहीं है, इसलिए आपको मन में लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा यार, लिख के क्या फायदा होगा। लिखिए एक विजन को, लिखिए आप। दूसरा काम आपको क्या करना है, कोई से भी 5 ऐसे काम लिखिए जो आप अभी कर सकते हो, जो भी छोटे से छोटा काम, छोटे से छोटा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, उसको लिखिए 5 छोटे काम। और तीसरा काम करिए, उन छोटे कामों को जो भी आपने लिखा है उनको करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने जर्नी तो स्टार्ट करी, भले एक बेबी स्टेप से करी, जर्नी तो स्टार्ट करी। पहली बार में कभी नहीं होगा, 10% फॉलो करोगे, दूसरे दिन 11% फॉलो करोगे, तीसरे दिन 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, 100 दिनों बाद 100 नहीं कर पाओगे, 60 तो कर पाओगे। लेकिन इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में अगर आपको 3 साल भी लग गए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप बहुत यंग हो और आपके पास अभी टाइम है। कोई बात नहीं, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं चाहिए। जिस चीज के रिजल्ट इमीडिएट मिलते हैं ना गाइस, वो कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना लोग, सप्लीमेंट्स लेते हैं, एस्टेरॉइड्स लेते हैं, उनको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जिस दिन वो छोड़ते हैं ना, और जब उनका डाइट बिगड़ता है ना, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा फिटनेस जानता है क्या होता है, उसकी फिटनेस खत्म नहीं होती, वो कंटिन्यू, वो उसका लाइफस्टाइल बन जाता है, वो जिंदगी का स्टाइल बन जाता है उसकी। करिए विल पावर। मैंने बहुत सारी चीजें बोली, मैं बहुत सारी चीजें बोलना चाहता हूँ, क्या है कि है बहुत, लेकिन क्या क्या बताऊँ आपको, ज्यादा आज बोर भी नहीं करना चाहता। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, बस ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज मैं आपके साथ ये बातें क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बीइंग अ टीचर मैं आपको यही दे सकता हूँ गाइस। आई एम सॉरी, मैं और कुछ नहीं दे सकता हूँ, यही दे सकता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि इससे बड़ी चीज कोई नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मिली, मुझे अपनी लाइफ में नहीं मिली। अगर मिलती तो मैं आज भी ये फील करता हूँ कि मुझे मिला होता तो शायद मैं कहीं और होता, शायद मैं जिस स्टेज पर, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, आई एम थैंकफुल टू गॉड, इट्स नॉट लाइक दैट, बट मे बी मैं कहीं और हायर पोजीशन पर होता अगर मुझे मिलता। सो बीइंग अ टीचर गाइस, मैं इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे सकता। द लर्निंग ऑफ माई लाइफ, द एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, यही दे सकता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा धन है जो मैं मानता हूँ, और वही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एक वीडियो के साथ आपको छोड़ूंगा, फिर हम ये फालतू बातें छोड़ेंगे। गाइज, इस वीडियो में ना ये बंदा किसी एक बंदे के बारे में बताएगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि जब आप ये वीडियो देखें ना, तो आप ये सोचें कि वो बोलना क्या चाहता है, ना कि उस बंदे की सिर्फ स्टोरी सुने। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से गोल को इमोशनली जोड़ा जाता है। आज एक ऐसे आदमी की बात करूंगा जो आपके दिल में मोटिवेशन की आग लगा सकता है। इसका नाम है माइकल फेल्प्स। शायद आपने ज्यादा ना सुना हो, पर आपको इतना बता दूं कि पृथ्वी के इतिहास में
किसी भी गेम में, किसी भी साल में, किसी भी देश में, किसी भी प्रकार से इससे ज्यादा मेडल दुनिया में ना कोई जीत सका और आसानी से जीत भी नहीं पाएगा। 7 साल की छोटी उम्र से स्विमिंग सीखना शुरू किया, इतना फोकस, इतना एब्जॉर्ब कि 10 साल की उम्र तक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 12 साल की उम्र में अपनी कैटेगरी के अगले नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 साल की उम्र में स्कूल में रहते रहते पहला बच्चा बना अमेरिका के अंदर जो ओलंपिक्स तक पहुंच गया। उसके बाद जब तक ये स्कूल में था ना, तब तक अभी लाइसेंस नहीं मिला इसको ड्राइविंग का, लेकिन दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब तक कॉलेज की उम्र में आया, अपने रिकॉर्ड पिछले फिर से तोड़ दिए। देखते ही देखते इस लड़के ने 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते। एक हमारा देश भी है ना, प्यारा भारत देश, हाँ, इसने 24 ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते। 1985 में बाल्टीमोर अमेरिका में इसका जन्म हुआ। 2004, 8, 12 और 16 चारों ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला पृथ्वी में एक ही इंसान बना। आज तक के इतिहास में इसको बोला जाता है मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन इन द प्लैनेट अर्थ। डेकोरेटेड ओलंपियन को जरा मैं हिंदी में अपने देश में समझा देता हूं। मैं डेकोरेटेड ओलंपियन का मतलब आभूषित, आभूषणों से सुसज्जित, आभूषित, डेकोरेटेड। और कौन से आभूषण? गोल्ड मेडल के आभूषण। इतने गोल्ड मेडल एक इंसान एक ही गेम में कभी दुनिया में नहीं ले सका। 2004 से 8 के बीच में वो 4 साल जो उसने चाइना में बीजिंग ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस करी थी, उस प्रैक्टिस को देख के दुनिया इसको पागल कहती थी। एक्चुअली 1972 में, कई साल पहले, मार्क स्पिट्ज ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। स्विमिंग के अंदर एक ही बार में 7 गोल्ड मेडल जीत गया था। स्विमिंग, हर प्रकार के स्विमिंग के फॉर्मेट में 7 गोल्ड मेडल एक साल में, एक ओलंपिक में एक आदमी के द्वारा जीते जाना। उसके बाद वो सबने मान लिया कि अब इस रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन इसने अनाउंस कर दिया मैं तोड़ूंगा। और वो उसके लिए मार्क स्पिट्ज 4 साल तक 8 घंटा रोज ट्रेनिंग करते थे। ये 4 साल तक 12 घंटा रोज ट्रेनिंग करते थे। 100 किलोमीटर हर हफ्ते, 15 किलोमीटर पर डे, और 100 मीटर 50 सेकंड के अंदर कर लेना। छोटी उम्र से ही बाउंड्री लेस थिंकिंग, ढक्कन तो था नहीं सर पे, इतना बाउंड्री लेस थिंकिंग कि सारे रिकॉर्ड्स ढूंढता था। स्विमिंग में जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड्स बने हैं उनको सामने पेपर पे लाता था, प्लान करता था और उस रिकॉर्ड को तैयारी के साथ तोड़ देता था। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद जो नया रिकॉर्ड बनाता उसको फिर से तोड़ देता था, और उसके बाद जो नया रिकॉर्ड बनाता उसको फिर से तोड़ देता था। अपने रिकॉर्ड बना के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ तोड़ के इतने रिकॉर्ड बना लिए कि यह भी एक रिकॉर्ड बन गया कि इतने रिकॉर्ड कोई कैसे बना सकता है। केवल इसके रिकॉर्ड बताना इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद नहीं है। मैं तो मेरे प्यारे देशवासियों को तैयार कराना चाहता हूं कि वो कैसे ऐसी विचारधारा ला सके, वो कैसे ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा एटीट्यूड, बर्निंग डिजायर क्रिएट कर सके। इतना आसान नहीं था इसका जीवन। जो इसका बचपन था बहुत संघर्षपूर्ण बीता। 9 साल की उम्र में ये माता पिता से इतना प्रेम करता था, पर उनके झगड़ों को रोज देखता था। इतने झगड़े थे इनके माता पिता में, डिवोर्स हो गया आपस में। दोनों को साथ देखना चाहता था, लेकिन पिता ने जो इनको अबैंडन किया और पिता ने जो इनको अवॉइडेंस दिया जीवन में, उससे ये रोते थे अकेले बैठ के। लेकिन उस रोते वक्त, उस समय उन तकलीफों में शरण ली इन्होंने स्विमिंग पूल की। तभी क्या कहते थे, मेरी जिंदगी में जितनी तकलीफें हैं इसको ये स्विमिंग पूल दूर कर। अपने आप को झोंक दिया पूल के अंदर, बस अब कुछ नहीं, अब मैं केवल स्विमिंग करूंगा। और देखिए उसी समय इनको कई बीमारियों से गुजरना पड़ा। एडीडी इसको बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ये वो एक बीमारी है जिसके कारण एक बच्चे का ना अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है, एक फोकस खत्म हो जाता है। वो बड़े कठिन दौर से गुजरता है, ना पढ़ पाता है, ना खेल पाता है, ना किसी से बात कर पाता है। लेकिन वहीं पे इनको इनके कोच और इनकी मां दोनों के प्रेम ने इनको सपोर्ट क्रिएट करके दिया। मां ने इनका उत्साह बढ़ाया और इनके कोच ने इनको बोला कि बेटा तेरे पास वो ताकत है, वो दम है कि तू दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ेगा। जब जब इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रैक्शंस आई, ये पर्पस और पैशन बिल्ड कर देते थे कि जब भी इनको तकलीफ होती थी अपने आप को धक्का मार के पूल में फेंक देते थे। वो जो डीप सेंस ऑफ पर्पस क्रिएट हुआ, उसने इनको एडिशनल लेयर ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन क्रिएट करके दी। ये जो एडिशनल लेयर ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन है, इस डीप सेंस ऑफ पर्पस से मेडल जीतने के बाद इन्होंने खुद माइकल फेल्प्स फाउंडेशन की तैयारी करी। बोले जिस स्विमिंग ने मुझको वापस खड़ा किया वो मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूं। केवल मेडल जीतना मेरा पर्पस नहीं, बल्कि स्विमिंग को लोगों के जीवन जीने के तरीके में डाल दूंगा। अपना पैसा जो कमा के लाते थे उसको अपनी एनजीओ में डालते थे, ताकि इस प्रकार से स्विमिंग का फायदा बाकी दुनिया को भी मिल सके। इनके मन के अंदर ना इच्छा होती थी टू अचीव द अनअचीवेबल। शुरू से इनके कोच ने इनको ऐसा ही ट्रेनिंग भी दिया। क्या बोले, ये जो अनवेवरिंग फोकस है ना, ये कैसे बिल्ड होगा? कान के अंदर हेलमेट में ईयरफोन लगा के सामने गॉगल्स पे न लेफ्ट देखना है न राइट देखना है। अपनी लेन के अंदर अनवेवरिंग फोकस, ना इधर ना इधर, सामने इनके। अच्छा, तब इन्होंने अनाउंस कर दिया
कि मैं मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूं। इसके कॉम्पिटिटर इयान थॉर्प ने इसका बहुत मजाक उड़ाया एक्चुअली, क्योंकि एक साल के अंदर 7 गोल्ड मेडल से ज्यादा एक ही बार में जीत जाना ये वास्तव में चुनौतीपूर्ण तो था, लगता था असंभव है, और मजाक भी इनका बहुत उड़ाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, The negative annotation by competition will become his motivation। ये क्या कहते थे, तुम मेरी जितनी बेइज्जती कर रहे हो वो मुझे फ्यूल अप कर रहा है, वो मेरे लिए पेट्रोल की तरह, फ्यूल की तरह काम कर रहा है मेरी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ये अपने आप को ना ऑटो सजेशन देते थे, आत्म सुझाव, लेट्स गेट रेडी फॉर अनअचीवेबल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गेट रेडी। ये हर बार अपने आप को सुझाव देते थे, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन के, अनवेवरिंग माइंडसेट, हां लेट्स गेट रेडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जोर से अपने आप को बोलते थे लेट्स गेट रेडी। 2004 में 6 मेडल तो जीत गया था, पर ये जो 8 मेडल का अनाउंसमेंट कर दिया ना इसने कि 2008 में मैं 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा, वो जो है ना वो बड़ा मजाक उसका बहुत बना कि ये अपने आप को पता नहीं भगवान समझ बैठा है। लोग जब जब इसका मजाक उड़ाते ये और चुप हो जाता और शांत हो जाता और उसको लेके अपने लॉकर में, अपने घर के सामने, अपने शीशे पे, अपने बाथरूम में, अपने बेडरूम में हर जगह चिपका देता। इसने उसको 8 गोल्ड मेडल को घोट के पी गया अपने अंदर कि ये तो मुझे जीतना है। इसने अपने लिए बड़े ही सेल्फ पनिशिंग, हार्श, डिफिकल्ट, टफ रूटीन और प्रोसेस प्रैक्टिस के लिए तैयार कर ली है। लेकिन अचानक एक दुर्घटना हो गई, इसका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया जिसमें हड्डी अलग अलग हो गई आपस में। मना कर दिया डॉक्टर्स ने, बोला बीजिंग ओलंपिक्स में तू पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, खत्म हो गया तेरा हाथ, तू हाथों का इस्तेमाल अब स्विमिंग में नहीं कर सकता। इसका तो दिमाग हिला हुआ था, बोला मैं अनाउंस कर चुका हूं, मेरे को तो बीजिंग ओलंपिक जीतना ही जीतना, और जीतना नहीं है 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल चाहिए। लेकिन वो जो हाथ टूट गया, सबने बोला पागल है क्या, अगली बार अगले ओलंपिक्स में कर ले, जिंदा रहेगा तो करेगा ना। अच्छा, सोल्यूशन और पॉसिबिलिटीज पे इतना फोकस करता कि मन ही मन इसको एक आइडिया आया। ये डॉक्टर्स को और भगवान को धन्यवाद किया, बोला अच्छा हुआ मेरा हाथ टूट गया, अब मैं अलग प्रकार की प्रैक्टिस करूंगा, 1 साल तक केवल पांव से स्विमिंग करूंगा, वो प्रैक्टिस अपने पांव को चलाने की स्पीड पे कर डालूंगा जो कोई और नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हाथ भी चलता है। इसने अपने पांव से स्विमिंग कर करके इतनी एक्स्ट्रा मजबूती ला दी कि जब तक इसका हाथ रिकवर हुआ इसकी स्पीड को कोई मैच ही ना कर पाए, और वो हाथ टूटने के बावजूद बीजिंग ओलंपिक्स में ये उतरा, एक के बाद एक ये रेस जीता चला गया, हर एक में गोल्ड मेडल मिलता चला गया। और इसके बाद आया 200 मीटर का बटरफ्लाई। ये जब 200 मीटर के बटरफ्लाई में भाई साहब कूदे तो इनका जो गॉगल्स था वो क्रैक कर गया। वो जो गॉगल्स क्रैक हुआ ना, रेस चालू हो चुकी है, अब रुकने की कोई संभावना नहीं, लेकिन गॉगल्स में पानी घुसने लगा। वो पानी घुसने से इसको डिस्टर्बेंस हो रही थी, पर ये रुका नहीं, बाहर से देख के किसी को पता नहीं लगा, ये पूरी तेजी से चलता रहा। क्यों? उसकी पुरानी हैबिट और उसकी प्रैक्टिस, उसकी स्पीड उसको काम आ रही थी। इसने गिने हुए थे कि हर 20वें हाथ पे मेरी एक ब्रेस्ट पार होगी, हर 20वें हाथ में मेरी दूसरी ब्रेस्ट पार होगी, और फिर 20वें हाथ में मेरी तीसरी ब्रेस्ट पार होगी। वो कैलकुलेटेड टाइम और उस फोकस के साथ 100 मीटर के बाद अंधा हो चुका था। ये कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब किसी बहाने का टाइम नहीं। एक भी मेडल में सिल्वर या ब्रोंज आया तो 8 का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। ये हाथ पे हाथ मारता चला गया और आखिरी 20वें हाथ पे जब फर्श छुआ, गर्दन उठाई और ऊपर क्या देखता है, ऊपर लिखा है WR। क्या? WR का मतलब है वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसकी आंख में जो आंसू आया वो दुनिया ने देखा, क्योंकि ये अंधा हो चुका था, कुछ उसको दिख नहीं रहा था। और तब WR के साथ इसने 8वां गोल्ड मेडल लेकर के उस सारी चुनौतियों को प्रूव देम रॉन्ग। कम ऑन, क्या प्रूव देम रॉन्ग। अपनी सफलताओं के चलते अब तक की दुनिया के 5वें सबसे अमीर खिलाड़ी बन चुके थे। कई नए दोस्त आए, नए रिश्ते बने, और जो प्रेम का पुराना खोखलापन था वो पैसे से, सफलता और रिस्पेक्ट से भर नहीं जाता। शायद उसी के चलते ये उसी प्रेम और संतुष्टि की तलाश में कुछ गलत आदतों में पड़ गए, और जिसी के चलते इनको कुछ ही समय के अंदर DUI, जिसको बोलते हैं ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उसके चलते इनको 2 बार जेल में भी डाला गया, रिक्रिएशनल ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, पार्टी के स्मोकिंग लॉट में इनको पकड़ा गया कई बार। ये तो वो चीजें हैं जो पूरी तरह से मीडिया कवरेज में भी आई, जेल तक इनको जाना पड़ा, इनको बैन भी लगा टेम्पररी स्विमिंग के लिए। वो सारी तकलीफों ने इनको पूरी तरह झकझोर दिया। लोगों ने इनसे पूछा कि इतनी सफलता के बाद ये फेलियर देख के कैसा लग रहा है? बोले कैसा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा, हो गया फेलियर, कोई बात नहीं, हो गया, इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, हो गया, लेकिन अब नहीं करूंगा। मैं इतनी दूर आया हूं यहां तक रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए, अब नहीं करूंगा। जो हो गया पुनर्जन्म, नया जीवन स्टार्ट, रीस्टार्ट करने जा रहा हूं। बाउंस बैक किया, वापस खड़ा हुआ, उधर सपोर्ट सिस्टम काम आया। इसकी माता जी, जो इसकी मदर थी, जिन्होंने इसको आज तक इतना बड़ा ताकत दी,
और इनका वो इटरनल कोच जो आज तक इनका कोच है, जो बचपन से इनका, उन्होंने आकर के इसको खड़ा किया। इन्होंने दूसरे स्पोर्ट्स में नजर डालनी शुरू करी कि बाकी खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, वापस खड़े हो गए। 2012 में संन्यास ले चुके माइकल फेल्प्स 2014 के अंदर फिर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करी। रॉजर फेडरर, राफेल नाडाल, टाइगर वुड्स, ये दूसरे खेलों के खिलाड़ियों को देख के फिर से इंस्पिरेशन गैदर किया, बुरी आदतों से अपने आप को निकालने का प्रयास किया। कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया फृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो आदमी भोग और ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोगा एंजॉयमेंट और ऐश्वर्य मतलब पैसा धन धनाढ्य, जो भी आदमी भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम इन दोनों में अटैच होता चला जाएगा, उसके साथ क्या होगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसकी फोकस्ड इंटेलिजेंस समाधो न विधीयते, वो समाधि में प्रवेश कर ही नहीं सकता। समाधि का मतलब क्या हुआ, अनवेवरिंग इंटेलिजेंस, वही इंटेलिजेंस जिसने इसको 2008 और 12 में सफलता दिलाई, वो इंटेलिजेंस गायब होती हुई दिखाई पड़ी। क्यों, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, दुनिया के 5वें सबसे अमीर खिलाड़ी बन चुके थे। भोगा और ऐश्वर्य ये आपको गोल से हमेशा दूर कर देगा। आपके लिए लेसन है, कम ऑन, आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भी आदमी पैसा आने के बाद भोगा और ऐश्वर्य में प्रवेश कर जाता है, समाधो न विधीयते, वो समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। डीप एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा, फोकस्ड इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी। भोग ऐश्वर्या से बाहर निकले और 2016 की तैयारी करी और दोबारा 5 गोल्ड मेडल के साथ फिर से बाउंस बैक किए। दुनिया भर में ये एक ही व्यक्ति ऐसा है जो 28 में 23 गोल्ड मेडल ले लिए। 28 मेडल ओलंपिक्स में इनके अलावा किसी के पास नहीं है। एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं जो थोड़ा दुखी तो करेगा पर सीख, लर्निंग बहुत बड़ी देगा। पिछले लगभग 100 सालों के अंदर हमारा पूरा भारत मिलकर के 24 ओलंपिक्स में 57 खेलों को जोड़ के, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, 57 खेलों को जोड़ के पिछले 24 ओलंपिक्स के अंदर केवल 9 गोल्ड मेडल जीत सका। ये भाई साहब अकेले, एक हम पूरा देश नहीं, अकेले 4 ओलंपिक्स के अंदर 23 गोल्ड मेडल जीत गए। हमारा पूरा देश मिलके 9, ये अकेला 23 गोल्ड मेडल। इसमें और हमारे में एक कॉमन चीज है, वो क्या है, हमारे भी टोटल 28 मेडल है, इसके भी टोटल 28 मेडल है, लेकिन इसके 28 मेडल में 23 गोल्ड है और हमारे 28 मेडल में केवल 9 गोल्ड है। ये पूरा देश मिलके इसकी एक आदमी की बराबरी नहीं कर पा रहा। आपको एक माइकल फेल्प्स का सारांश में मैसेज दे दूं, सैटरडे हो या संडे, हॉलीडे हो या बर्थडे, क्रिसमस डे हो या एनी डे, साल में 365 दिन और लीप ईयर में 366 दिन 12 घंटे का ट्रेनिंग रोज करना है। 12 घंटे का ट्रेनिंग रोज करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। और ऊपर से जो इनका कोच था ना, वो बड़ा अजीबोगरीब आदमी, उसने बड़ा कमाल कर दिया। उसने इनकी शब्दावली बदल दी, इनकी वोकैबुलरी बदल दी, इनकी वोकैबुलरी से एक वर्ड डिलीट कर दिया, वो है ना। नो वर्ड, ना वर्ड डिलीट ही कर दिया। बोला ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कुछ नहीं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब कुछ। 365 दिन लगातार कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम डिसिप्लिन। 100 जगह पे 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, एक जगह पे 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी निश्चित रूप से मिल जाता है। गाइस, मैसेज अपने आप में क्लियर है। एक ही चीज है कि आप क्या चाहते हो। आप कुछ चाहते हो या नहीं चाहते हो। नहीं चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहते हो तो करना पड़ेगा, चाहते हो तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज वेदर यू वांट और नॉट। इफ नॉट, खत्म कहानी। इफ यस, स्टार्ट होगी कहानी। और वो कहानी का स्क्रिप्ट भी आपको ही लिखना पड़ेगा, उस कहानी के डायरेक्टर भी आपको बनना पड़ेगा, उस कहानी का एक्टर भी आप ही हो। ये चीज याद रखिएगा, कोई आपकी कहानी नहीं लिखेगा। आपको स्टार्टिंग करना है, पहले अपनी कहानी लिखो। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी कहानी क्या होनी चाहिए, फिर उसे डायरेक्ट करने में लग जाइए और एक्टर बन जाइए और एक्ट करने लगिए। सो इफ यू वांट योर स्टोरी टू बी अ ब्लॉकबस्टर हिट, not for other, for yourself, you have to be director, you have to be script writer, you have to be actor. And if not, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्ती मजे में जिंदगी जी रही है। मैं आपको बता देता हूँ, आप भी ऐसी जिंदगी जी जाओगे नॉर्मली
कि आपका जीवन निकल जाएगा, आपकी फैमिली बनेगी, इमीडिएट फैमिली बनेगी आपकी, आप वो भी निकल जाएगी. बट द थिंग इज वेदर आई वांट समथिंग डिफरेंट और नॉट, द चॉइस इज योर्स. दैट्स द बॉटम लाइन. और मेरे फेसबुक पेज से, जिस दिन मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया था वे बैक इन 2007 जनवरी, तब भी मेरा यही था वहाँ पर लिखा हुआ द चॉइस इज ऑलवेज आवर्स. और आज भी वही लिखा है द चॉइस इज ऑलवेज आवर्स. अगर मैं ग्रेट इंसान हूँ तो अपने कारण से हूँ, जिसमें दूसरों का थैंक्स है, लेकिन मेरे कारण. अगर मैं ग्रेट इंसान नहीं हूँ तो किसी का हाथ नहीं है, मैं ही हूँ रीज़न. आप ही रीज़न हो अपने अच्छे के लिए, अपने बुरे के लिए. सो गाइस, देने को तो मैं आप लोगों को बहुत कुछ दे सकता हूँ, पार्टी ये वो, बट यही है मेरे पास, जो मेरा बेस्ट है मेरे पास यही है, मेरी बातें, मेरे एक्सपीरियंसेस, यही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. समझने वाला मुझे पता है, अगर समझेगा और एक्ट करेगा, आई नो ही विल रिमेंबर मी. कि किसी ने मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया था, एक पुश तो मारा था मुझे. और नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग मिलते रहेंगे. हाय सर, हेलो सर, जब भी व्हाट्सएप पे स्टेटस दिख जाएगा बात कर लेंगे, नाइस डीपी वगैरह वगैरह. मेरी तरफ से गाइज आज के लिए मेरा मैसेज यही है. मुझे पता है मैंने काफ़ी लोगों को इरिटेट किया होगा कि सर क्यों बकवास करते रहते हो, बट मैं ऐसा ही हूँ. मेरी तरफ से ख़त्म. एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे हैप्पी टीचर्स डे विश किया. एंड आई लव यू ऑल. बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे. ज़िंदगी में कभी भी अगर मैं आपके किसी भी हेल्प आ सका, वो मेरी लाइफ का रिजल्ट होगा. एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी कि इफ़ आई एम एबल टू हेल्प द यंगर वन, जिनको एक्चुअल में गाइडेंस की ज़रूरत है. जब आप बड़े हो जाओगे आपके एक्सपीरियंसेस खुद बन जाएंगे, लेकिन अभी आप इमेच्योर हो. यू नीड समवन कि जो आपको सही चीज़ बताए. ऐसे लोगों को ढूंढिए, और जब मिले ना ऐसे लोगों को, अपनी ज़िंदगी में बचा कर रख लेना. बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, नहीं तो दुनिया तो पीछे गिराने के लिए बैठी हुई है. सो गाइज, थैंक यू सो वेरी मच. मेरी तरफ से मैंने आधा घंटा बोला था, मैंने 45 मिनट्स लिए हैं. ठीक है, ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ 15 मिनट ही एक्स्ट्रा गया हूँ. वैसे तो मैं बहुत एक्स्ट्रा चला जाता हूँ, आज मैं सिर्फ 15 मिनट ही एक्स्ट्रा गया हूँ. थैंक यू.